मार्केट के महारथी वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया। ज्योति सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है सर। काफी डिसरप्शन हमने देखा बाजार में, 25,200 से लेकर हमने 23,000 के भी नीचे के लेवल देखे निफ्टी में, लोअर लेवल से थोड़ी सी स्थिरता आ रही है। सर, क्या आपको ऐसा सेंस मिल रहा है कि ये जो वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में अब अपने आखिरी चरण की तरफ है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कमर कस लेनी चाहिए बाजार में वैल्यू बाइंग के लिए? हाँ, तो देखिए, अब है ना, यदि अपने पिछले कई वॉर जो हुए हैं उसमें जाके देखे तो मार्केट एवरेज में 7-8% का गिरावट दिखता है मार्केट में, और करीब 30 दिन बाद वो पुराना प्री वॉर लेवल जो होता है वो आ जाता है। तो एक तरह से ये क्षण में भी अपने को 8% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो वहां से अब थोड़ा सा निफ्टी बाउंस दे रहा है। वॉर भी देखे तो लग रहा है जैसे ना आखिरी चरण में है। कई बार आता है कि सीज फायर दोनों साइड से आया, एक तरह से कि हम लोग सीज फायर पे देख सकते हैं यदि कोई अच्छा प्रस्ताव आवे हमारे सामने। तो एक तरह से दोनों साइड अब इतना दिन होने के बाद थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि है ना सीज फायर के आसपास जा रहा है। ऑफकोर्स ये बहुत वॉलेटाइल है क्योंकि है ना दोनों साइड कभी बोलेगा नहीं कि हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। तो यहाँ से लोअर लेवल पे लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए। यदि पैसा है डालने को स्टैगर्ड वे में डालना चाहिए, एक ही दिन पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी फ्लेयर अप आए। पर ये करेक्शन जो भी है वो अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। करेक्शन जो है अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। बाइंग करना कहां पे है सर? आपसे हम पूछें कि जो लुक्रेटिव अट्रैक्टिव जो एरियाज हैं बाजार में, आपको सबसे बेहतर क्या लग रहा है जहां पर करेक्शन हम थोड़ा डीप देख चुके हैं? तो देखिए, एक तो हम लोग को ना पहले भी बैंक्स अच्छा लगता था। तो बैंकिंग एक स्पेस है जो अच्छा है, जहाँ पे न्यूज बढ़ेंगे अगले साल में, क्योंकि है ना डिपॉजिट के रेट घटना चालू हो जाएगा बैंक्स के लिए। तो निम में तेजी आएगी, क्रेडिट ग्रोथ ठीक रहेगा। तो इसके कारण बैंक्स का वैल्यूएशन काफी ठीक है। यदि 10 साल का एवरेज देखे तो कई बैंक 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन के नीचे चल रहा है। तो बैंक से एक है ना सेक्टर है जहाँ पे लोग को ध्यान देना चाहिए। दूसरा सेक्टर जो हम लोग को अच्छा लगता है वो फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा है। जेनरिक्स में कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगने वाली है यूएस में। तो फार्मा एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे अच्छा सा रिटर्न आ सकता है बिना कुछ ज्यादा है ना घूमे फिरे। बाजार यदि है ना थोड़े सेक्टर्स है जो वॉर पे डिपेंडेंट है, जैसे सीमेंट है या है ना कुछ सेरेमिक्स है, वो वॉर यदि खत्म हो जाए तो उनका रॉ मटेरियल घट जाएगा। पर यदि वॉर चलता रहा, यदि कच्चा तेल का भाव गिरा नहीं, तो वहां पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। पर ये शेयरों में घटावट आई है, तो उस हिसाब से लोअर लेवल पे ये भी शेयर थोड़े ले लेने चाहिए। ज्योति सर, हम देख रहे हैं कि जो डेटा थे मार्केट रिलेटेड जिनको हम क्लोजली वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी थोड़े से डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुई, 30 ईयर की भी हुई, और ये 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड लगभग 4.25% पर पहुंच गई। डॉलर इंडेक्स 100 का है। FIs की हम प्रॉब्लम देखे रहे हैं भारत में। आपको लग रहा है सर कि ये वॉर ने और वॉर के इफेक्ट ने इंडिया के मैक्रोस को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम किया है, और आगे जो डेटा आएंगे अगले 1 से 2 तिमाही तक वो थोड़े से गड़बड़ नजर आएंगे भारत के कॉन्टेक्स्ट में? ना जरूर, ये वॉर से पूरा मैक्रो डिस्टर्ब हुआ है। वॉर के पहले अपना मैक्रो बहुत स्टेबल थे, करंट अकाउंट अच्छा था, इन्फ्लेशन अच्छा था। तो सबसे ज्यादा फिकर मार्केट में मेरे को या आपको या सबको वही हुआ है कि कच्चा तेल का भाव बढ़ जाता है तो इंडिया का मैक्रो डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। तो यदि कुछ है ना थोड़े आंकड़े देखे, तो यदि $10 से तेल बढ़ जाता है और पूरे साल के लिए बढ़ जाता है, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट 0.4% से बढ़ जाता है। हर $10 के लिए 0.4% करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो वो एक है ना डिस्टर्बिंग है कि यदि कच्चा तेल $20 बढ़ गया तो फिर करंट अकाउंट जो अभी तक स्टेबल था वो वापस अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा, यदि अपने देखे तो इन्फ्लेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन पे यही है कि है ना भारत कई बार है ना पास ऑन नहीं करता है जो
तेल का भाव बढ़ा है, क्योंकि जब घटा था तभी भी पास ऑन नहीं किया था। तो एक तरह से हिट वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ले लेती है। पर यदि वो नहीं देखे तो हर $10 पे वापस से ना 35 पैसे का फर्क पड़ जाता है इन्फ्लेशन पे। और तीसरा है जो ग्रोथ इम्पैक्ट हो रहा है। तो यदि देखे, अभी कई कंपनी लोग ने तो इशारा कर दिया मार्च में कि गैस नहीं मिल रहा है, उसके कारण प्रोडक्शन कट हो रहा है। तो जो अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन था कि मार्च क्वार्टर अच्छा रहेगा, डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आएगा, वो भी शायद है ना नहीं आवे, क्योंकि मार्च कई लोग के लिए अच्छा नहीं रहा है। जो लोग का है ना गैस पे भी डिपेंडेंट नहीं है, अभी जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, फ्रेट रेट बढ़ गए, इंश्योरेंस बढ़ गए, तो कई बायर लोग भी बोल रहे हैं एक बार आप है ना गुड्स मत भेजो, जो ऑर्डर है वो देखेंगे एक बार और हो जाता है उसके बाद। तो कहीं पे ना सेल्स का डिफरमेंट आता है, कहीं पे प्रोडक्शन पे हिट आता है क्योंकि गैस नहीं है। तो अर्निंग्स हो चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो, सबको फर्क पड़ेगा यदि ये वॉर कंटिन्यू करता है तो। एक एक की एरिया ऑफ कंसर्न रहा है सर एफआईज की तरफ से सेल ऑफ। हालांकि पहले के रीजंस कुछ और थे, अब के रीजंस कुछ और हैं। पहले एफआईज को लगता था कि अच्छा बाकी एशियन पेयर्स में ग्रोथ अच्छी है, भारत में वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो हम भारत में पैसे क्यों डालें, यहां से आउटफ्लो हो रहा था। अब यहां पर मैक्रो भी हमारे थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। रुपये हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम लो के आसपास ही है। आपको क्या लगता है सर, हालांकि थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट इंडियन इक्विटीज में आया है, एफआईज लौट के आएंगे या फिर ये आउटफ्लो है, ये चलता रहेगा ऐसे ही? नहीं, देखिए इस बार जो अभी यदि अपने देखे, हम लोग का अनुमान था कि इस साल एफआई लोग का बिक्री कम रहेगा पिछले साल के मुकाबले में, क्योंकि है ना काफी बाजार अंडर परफॉर्म कर चुका है और वैल्यूएशन थोड़े बेटर हो रहे हैं। पर अभी पिछले एक महीना में जो देखने मिला है वो एक तरह से है कि वॉर आ गया, तो जहां जहां पे ऑयल इंपोर्ट होता है वो कंट्रीज को दिक्कत हो रही है ऑयल भाव बढ़ने के कारण, और इसीलिए वो सब कंट्री में सेल ऑफ देखने मिल रहा है। दूसरा चीज जो हुआ है वो है डॉलर से। तो जब डॉलर वीक हो जाता तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो आता है, जब डॉलर स्ट्रेंथ हो जाता है तो फ्लोज है ना यूएस में चला जाता है, इमर्जिंग मार्केट में फ्लो कम हो जाता है। तो एक तरह से तो भारत का एक प्रॉब्लम था कि तेल के कारण मैक्रोज डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो दूसरा इमर्जिंग मार्केट में भी ना फ्लोज कम हो गए क्योंकि ना डॉलर स्ट्रेंथ आ गया था। यदि ये वॉर्स हो जाता है तो मेरे ख्याल से है ना उसके बाद जब इंडिया में अर्निंग्स आना चालू हो जाएगा तो एफआई लोग की बिक्री कम हो जाएगी, और हो सकता है लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में वो पॉजिटिव परचेज भी करने लग जाएंगे। तो हम लोग पॉजिटिव है कि लास्ट ईयर एक तरह से $24 बिलियन का जो फ्लोज देखने मिला एफआई का, इस साल उनका आउटफ्लोज कम रहेगा 24 बिलियन से। ज्योति सर, मान लीजिए कि अगर ये वॉर खत्म करने को लेकर दोनों देश ऐलान कर देते हैं, सीज फायर हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो $100 का अभी कच्चा तेल है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन में करीब 30-35 पैसे ऐड कर देता है एवरी $10 का इंक्रीज, और कहीं ना कहीं एवरी $10 का इंक्रीज, मैं तो डेटा पढ़ रहा था कि जीडीपी ग्रोथ पर भी करीब आधे % के आसपास असर डालता है। क्या आपको लगता है कि वो $60-70 वाले लेवल हम फिर से देखेंगे कच्चे तेल के, या फिर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं अक्रॉस मिडिल ईस्ट, स्टोरेज को लेकर वहां पर किल्लत हो रही है? क्या ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में और बाजार में स्थिरता लौटने में युद्ध खत्म होने के बाद भी हम थोड़ा समय देखेंगे? आपने सही कहा कि ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का वो थोड़ा है ना डिस्टर्ब हो गया है इसके कारण, तो नॉर्मल फ्लो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर बाजार क्या होता है कि आगे देखते हैं, तो यदि ऐलान आ गया कि सीज फायर हो गया और दोनों साइड ठीक से अग्री कर लिए, तो कच्चा तेल के भाव गिरना बहुत जल्दी से चालू हो जाएंगे, क्योंकि फिर सब लोग है ना सेल मोड पे आ जाएंगे कच्चे तेल में। तो अभी $70 हो सकता है, एक महीना ज्यादा लगे आने को, पर नीचे आना चालू हो जाएगा तो उसके बाद सबको रहेगा भाई ये तो तेल नीचे ही आ रहा है, ये ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आने के बाद ना मार्केट रिएक्ट इमीडिएटली हो जाता है, चाहे वो है ना सप्लाई आने में थोड़ा टाइम लगे, कच्चा तेल का भाव गिरने में थोड़ा टाइम लगे, तो मार्केट रिएक्शन काफी इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ज्योति सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने सारे के सारे इंसाइट्स भी दी और हमारे दर्शकों की आपने हैंड होल्डिंग की, थोड़ा सा वर्धन भी किया। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी और अन्य टॉपिक पर। चलिए, ये शो को यहीं पर समाप्त करने का समय तो हो गया है।